हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर फर्स्ट को। केमिस्ट्री का जो है आप लोगों का सॉल्यूशन, इसको हम लोग वन शॉट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इन डिटेल में आपको ये कराने वाला हूँ, तो या ये मत सोचना कि यार वन शॉट है तो ये आपका कुछ भी डिटेल में नहीं होगा, बिल्कुल 100% यहीं से आएगा, बस न्यूमेरिकल और लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ना। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यार ये आपके पास में मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास में, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाता है ना, तो वो आपके मिक्सचर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखी हुई भी है कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड दे फॉर्म मिक्सचर। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे एक कंपोनेंट आपने शुगर लिया, एक कंपोनेंट वाटर लिया, तो ये क्या बना देगा आपका मिक्सचर, क्योंकि शुगर वाटर के अंदर कंप्लीटली घुल जाएगी। सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, ये भी क्या है आप लोगों का एक मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब होता है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुल जाएगा। देखो, जो आपका मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर आपका दो तरीके का हो सकता है। एक होता है हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स कंप्लीटली, मतलब जब दो कंपोनेंट आपके कंप्लीटली मिक्स हो जाए ना, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब दो कंपोनेंट्स आपके कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जैसे सैंड प्लस वाटर। अब सैंड तो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होगी ना, तो वो कौन सा मिक्सचर है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमें यहाँ से हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कोई बातें नहीं करनी, हमें सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर की बातें करनी है, क्योंकि उसी पे बेस्ड होता है आपका सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यानी कि पहले तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें आप लोग दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर ही अब सॉल्यूशन बन गया। जैसे शुगर प्लस वाटर था, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर था, तो सॉल्यूशन बन गया। अब क्योंकि देखो, ये वाला जो होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है, वो शुगर और वाटर से मिलकर के बना है, तो ये दो कंपोनेंट है। आपके तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जैसे शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये भी क्या कहलाएगा आप लोगों का, एक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो याद रखना, सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर के बन सकता है, लेकिन हमें सिर्फ उसी सॉल्यूशन की बात करनी होती है जो दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, बाई का वर्ड ही मतलब का मतलब क्या होता है आपके पास में, मतलब बाई का जो मतलब होता है वो टू होता है, ठीक है। तो बाइनरी जो सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट का। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, जैसे शुगर प्लस वाटर। अब क्योंकि एक सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर के बना है, दो कंपोनेंट से, तो इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन आपका दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसको में हम लोग एक को नाम देते हैं सॉल्यूट और एक को हम लोग नाम देते हैं क्या, सॉल्वेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर और वाटर में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो उसके बारे में पता करते हैं। देखो, एक बात याद रखना कि आपका जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट ऑलवेज चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। सॉल्यूट हमेशा अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा, बट सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता। इस बात का मतलब क्या है, देखो, जैसे आप सॉल्ट को वाटर के अंदर मिलाओगे तो सॉल्यूशन तो बनेगा ही यहाँ पे। अब सॉल्ट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, और सॉल्यूशन भी किस में होता है, इसका लिक्विड फॉर्म में ही होता है। सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में ही तो होगा। तो आप देखो, सॉल्ट जो थी पहले वो सॉल्यूट थी, क्योंकि देखो आपकी जो देखो सॉलिड है ना, सॉल्ट सॉल्ट पहले सॉलिड थी, सॉल्यूशन में जाने में लिक्विड हो गई। वाटर पहले भी लिक्विड था, बाद में लिक्विड रहा। तो इसने क्या करा, सॉल्ट ने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया ना, पहले सॉलिड थी अब लिक्विड हो गई। तो जो फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा वो सॉल्यूट, जो फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा वो सॉल्वेंट। और अगर आप लोग एक और इसका तरीका होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो आपका लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट आपका मोर अमाउंट में होता है। जैसे आपने क्या करा, 20 ग्राम सॉल्ट एंड 100 ग्राम वाटर ले लिया। अब सॉल्ट क्योंकि कम मात्रा में तो सॉल्यूट बन जाएगी, और जो वाटर है आप लोगों का क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। एक बात आपको नोट करके रखनी है, जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट विल ऑलवेज डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इस बात का मतलब क्या है, जैसे आपने शुगर और वाटर को मिला करके सॉल्यूशन बनाया था, तो शुगर आपका सॉलिड फॉर्म में, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, और इनका सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में था। अब आप एक चीज़ देखो कि जो सॉलिड है, जो शुगर है वो तो सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि उसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया ना। तो अब आप ये चीज़ देखो, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में था, तो वो सॉल्यूशन भी किस में रहा, लिक्विड में। तो इस बात का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है वो सॉल्वेंट होता है। मतलब सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। इसी बेस पे आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात कर सकते हो। तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बात करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट की बातें करी, और यहाँ पे उनके एग्जाम्पल है। देखो, अगर आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड है, तो सॉल्यूशन तो सॉलिड ही होगा। और उसका एग्जाम्पल होता है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। अगर आप कॉपर को गोल्ड के अंदर डिजॉल्व कर दो, वो आपका अलॉय होता है ना, तो कॉपर एक सॉलिड और गोल्ड भी एक सॉलिड है।
अब मान लो आपने ये लिक्विड कर दिया, ये सॉलिड ही रखा, तो सॉल्यूशन का तो देखो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। तो उसका एग्जांपल हो जाता है मरकरी विद सोडियम। मरकरी आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है और सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल देख लो, तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल भाई सॉल्यूशन तो आपका सॉलिड ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम क्या है आपका सॉलिड है। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल देखो अब आप, तो जो आपका भाई सॉल्यूशन का टाइप तो लिक्विड ही रहने वाला है। सॉलिड इन लिक्विड क्या होती है, सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी के अंदर मिला दो। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल देखो, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है ना वो सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा, तो उस पर बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो इथेनॉल इन वाटर हो गया वो, क्योंकि इथेनॉल भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड है आपका। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल ये तो लिक्विड ही रहेगा, ऑक्सीजन इन वाटर हो गया। सॉलिड इन गैस, तो ये तो गैस ही बनेगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड और गैस का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन, ये याद रखना है, ठीक है। गैस इन गैस तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब हमारे पास में आती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने 1 लीटर वाटर लिया और इसमें मैंने पहले 500 शुगर डाली, और क्योंकि आप शुगर इसमें 500 ग्राम शुगर डाल रहे हो, तो इसमें आप लोगों का जो शुगर होगी वो कम मात्रा में सॉल्यूट, तो वाटर ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट। अब क्योंकि ये पहले कम मात्रा में रही होगी तो ये सॉल्यूट बन रही है ना, तो अगर आपने इस पर 200 ग्राम 300 ग्राम 4, तो आप जैसे शुगर की मात्रा डालोगे तो इसका मीठापन बढ़ता जाएगा, तो ये आपको कितना मीठा लग रहा है वो आपका कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। जैसे सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आती है आपकी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को वेट बाय वेट भी बोलते हैं। देखो द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट कैसे डिफाइन होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो लिखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। और मास परसेंटेज अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो वो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बात याद रखना, मास आपको या तो ग्राम में गिवन होगा या तो किलोग्राम में गिवन होगा, ठीक है। तो ग्राम या किलोग्राम में आपको मास गिवन होता है, ठीक है। जैसे 10% ग्लूको, अच्छा एक बात है, जैसे ये एग्जाम्पल है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। इस बात का मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज बोला है ना, तो मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज होगा इन 90 ग्राम वाटर में। क्यों, क्योंकि देखो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। अब क्योंकि 10 ग्राम अगर आपकी ग्लूकोज होगी और 90 ग्राम वाटर होगा तभी तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बन पाएगा आपका। और 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ग्लूकोज कम मात्रा में सॉल्यूट। और अगर यहाँ पे लिखा होता 20% ग्लूकोज तो 20 ग्राम ग्लूकोज होती किसमें, अब फिर 80 ग्राम हो जाता ना वाटर, तो इस तरीके से। अब आता है हमारे पास में वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वी बाई वी भी बोल देते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे डिफाइन होता है, बिल्कुल ऐसे ही। देखो वॉल्यूम या तो एम में या तो लीटर में गिवन होगा, तो वॉल्यूम कैसे कर सकते हो आप लोग, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। और सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे 10% इथेनॉल इन वाटर बाई वॉल्यूम, तो 10% इथेनॉल बोल रहे हैं ना, अब क्योंकि वॉल्यूम चल रहा है तो एम में होगा, तो 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 90 ml ऑफ वाटर। 10 अगर एम हो गया इथेनॉल तो 90 ml क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा आप लोगों का। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप लोग ये बात याद रखना, ये सॉल्यूट के लिए डिफाइन होता है सिर्फ। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, देखो मास है ना पहले तो ग्राम में गिवन होगा, वॉल्यूम है ना, तो मास तो आपको देखो वेट है ना, वेट वेट मतलब या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में गिवन होगा, और वॉल्यूम किस में गिवन होगा आपको, या तो एमएल में या तो लीटर में, ठीक है। तो देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होती है कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, जब आपका सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में डिफाइन करते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों ने 1 लीटर पानी लिया और उसमें आप लोगों ने क्या करा, शुगर का एक पार्टिकल डाल दिया, तो वो पार्ट्स पर मिलियन की तरह बिहेव करेगा। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 10⁻6 भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10⁻6 से। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है जीटा, ये जो एक्स सिंबल है ना जीटा है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दो। अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखो और नीचे टोटल मोल्स कर दो। मतलब जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना, ऊपर उसके मोल्स और नीचे उसके टोटल मोल्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये मोल्स कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये ए है, मान लो आपने एक बीकर लिया, इसमें ए और बी है, और मान लो ए के जो मोल्स है वो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं एन ए, और बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास में, एन बी। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ऊपर उसके मोल्स नीचे टोटल मोल्स। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकाल रहे हो आप लोग तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नीचे क्या कर दोगे आप लोग, टोटल मोल्स। और याद रखना मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का जोड़ करके कितना आंसर आता है आप लोग का 1। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला है आपके पास में, गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों का
मोलर मास। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो कंसंट्रेशन टर्म आती है दैट इज़ योर मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको मोलारिटी बोलते हैं। देखो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। और मोलारिटी का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन, देखो अगर आपको कई बार हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख दो। 1 लीटर भी वैल्यू नहीं दे सकती ना, हो सकता है आपको 500 ml वैल्यू दे रखी हो, लीटर में ना दे रखी हो। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो लिख दो ml में, अमाउंट इन ml डिवाइड 1000 से कर दो। अब ये चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोग का अमाउंट इन ml। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, ठीक है। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, देखो ऊपर मोल्स आ रहे हैं नीचे लीटर, तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास में मोल्स पर लीटर, या लीटर की पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके देखो क्या बन जाएगा, ये लीटर की पावर -1, तो मोल्स लीटर इनवर्स भी आप लोग बोल सकते हो, इसको इनवर्स पढ़ते हैं -1 को, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो आपका मास होता है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता। देखो जो मास होता है वो आपका ग्राम में या तो किलोग्राम में होगा, तो जो मास होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है ना आप लोगों का, वॉल्यूम क्या करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वॉल्यूम आपका ml में या तो लीटर में गिवन होगा। याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो आप एक बार बताओ जो मोलारिटी है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर। मैंने कहा लीटर किससे रिलेट करेगा, वॉल्यूम से। तो क्योंकि मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मोलारिटी होती है ना आपकी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सो बेसिकली मोलारिटी इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो मोलारिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और हम ये बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अब सोचो देखो मोलारिटी यहाँ ऊपर लिखी है, वॉल्यूम नीचे लिखा हुआ है ना, तो वॉल्यूम के घटने से मोलारिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम के बढ़ने से मोलारिटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटा वॉल्यूम घटेगा और मोलारिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम और मोलारिटी एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो टर्म आती है दैट इज योर मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है कि आपकी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस बार प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। मोलारिटी के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल m है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। kg मतलब वो मास से रिलेट कर रहा है। अब मोल्स अगर ना गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और 1 kg की वैल्यू ग्राम में गिवन हो सकती है, हो सकता है ना 500 ग्राम दे रखा हो, kg में दे ही ना रखा हो, तो अमाउंट इन ग्राम अपॉन 1000, और 1 kg में क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं आपको पता ही है, इधर जाके मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन अमाउंट इन ग्राम, ठीक है। और यूनिट जो इसकी बनती है, देखो ऊपर मोल्स आ रहे हैं ना आपके पास में फॉर्मूले में, ऊपर मोल्स है नीचे kg, तो मोल्स पर kg इसकी यूनिट बन जाएगी। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप देखो मोलारिटी के फॉर्मूले में kg आ रहा है, kg मास से रिलेट करता है और मास पे टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो आपकी मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अच्छा सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की होती है जो आप डिसॉल्व कर सकते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर। जैसे मान लो 1 लीटर पानी है तो उसमें मैं कितनी शक्कर को घोल पा रहा हूँ, वो आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो NaCl होता है सॉलिड होता है, मतलब NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर। तो NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फंडा यूज़ होता है। हम लोग सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडा। एक्चुअल में क्या होता है, जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर सब्सटेंसेस के अंदर डिसॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जैसे आपका NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है ना। तो होता क्या है, देखो आपका सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों हो रहा है, अगर आप NaCl की बात करो तो Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, और वाटर में भी अगर आप लोग देखो तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है ना, तो अगर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप बोलोगे NaCl के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, और वाटर में भी देखो यहाँ पे पार्शियल, क्योंकि ये थोड़ा सा खींचता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो सिर्फ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि जो कंपाउंड है ये पोलर बनना है, यानी कि जो वाटर है आप लोग, पोलर का मतलब होता है एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आना। तो NaCl में भी एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव आ रहा है, तो पोलर सब्सटेंसेस मतलब अपोजिट चार्जेस ऑन एंड। तो आप देखो NaCl और वाटर हो, दोनों ही पोलर कंपाउंड है ना आपके पास में, ठीक है। तो दोनों ही पोलर कंपाउंड है, तो आप बोल सकते हो ये पोलर सब्सटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। अब एंथ्राजीन जो होता है, जैसे C14H10, ये आपका एंथ्राजीन हो गया,
और ये आपका बेंजीन हो गया C6H6, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना इस तरीके का। अब क्योंकि कार्बन, क्योंकि देखो चाहे आप देखो ये बेंजीन में यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ही तो मिलकर के बने हुए हैं सारे के सारे, और कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो वहाँ पे चार्ज का सेपरेशन ही नहीं आ पाएगा ना भाई, चार्ज में डिफरेंस होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था तभी तो पोलर बना, यहाँ तो कोई पोलैरिटी है ही नहीं ना, तो वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर किसके अंदर डिजॉल्व होगा, आपका नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हो, सॉल्यूशन बन रहा है, तो क्योंकि देखो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हैं, सॉल्यूशन अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब अगर मान लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है ना, तो इस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। अब मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, बट एनर्जी रिलीज हो रही है, अब एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो रही है, आप और एनर्जी दोगे तो वो फिर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो फिर ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर में क्या होता है कि जैसे सॉलिड और लिक्विड मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉलिड भी नॉन कंप्रेसिबल है, लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल है, तो सॉल्यूशन पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता ही नहीं है प्रेशर का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बातें करते हैं हम लोग अब यहाँ पे, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम लोग बात करें तो देखो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं वाटर के अंदर, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है आपके पास में किसके अंदर, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर लेस अमाउंट में, लेकिन वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर हाई अमाउंट में, तो ये टिपिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब प्रेशर का क्या फंडा होता है, देखो प्रेशर के बारे में बात करी गई थी हेनरीज के लॉ के द्वारा, इन्होंने एक बीकर लिया था, यहाँ पे कुछ दो वेट ले लिए, वेट 1 वेट 2, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दी, मान लो यहाँ पे प्रेशर जो था वो आपका P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है। P2 कैसे प्रेशर हुआ होगा, आपने यहाँ पे वेट बढ़ा दिए होंगे तो ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गई होगी, तो हमने क्या देखा कि जैसे यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, ये गैसेस भर रखी हैं आप लोगों ने, है ना, तो जैसे ही ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे जो गैस की अमाउंट थी लिक्विड के अंदर वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसी को बोलते हैं हेनरी का लॉ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है सारी गैसेस का प्रेशर मिलकर के लगना, है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस के। भाई सिंपल सी बात है ना कि आपकी जितनी गैसेज होंगी, जितनी गैसेस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना उनका पार्शियल प्रेशर भी होगा, तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा करके एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम बोलते हैं KH, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर, KH है हेनरीज कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका जब आप कर्व बनाओगे तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो एक कॉन्स्टेंट, एक सीधा ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना हमारे पास में, तो अगर आप इसको उल्टा कर दोगे देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो KH बराबर क्या आ गया, P/X। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये KH वैसे डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए। नोट हम एक बात और कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। भाई अगर आप सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज, क्यों, क्योंकि अगर आप जैसी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो सरफेस जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के अंदर गैसेस के, है ना, वो क्या हो जाएंगे, आप लोग की सरफेस को मतलब वो लिक्विड को छोड़ करके जाने लग जाएंगे, वेपराइज होंगे ना जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बस। तो हेनरी का लॉ क्या बोलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, सॉरी प्रेशर बढ़ाने पे जो गैसेस की अमाउंट होती है लिक्विड के अंदर वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपके पास में। अब यहीं पे आपके एप्लीकेशन है हेनरीज के लॉ की, तो देखो प्रेशर इंक्रीज करने से गैस इंक्रीज करती है। जैसे क्या होता है, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक। आप देखो ना सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड को उस सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भर रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा करके भरी जाती है। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर जो भरा गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको हाई प्रेशर लगा करके वाटर के अंदर भरा गया है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि प्रेशर लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड को भरा गया ना लिक्विड के अंदर, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल हो गया। दूसरा यूज़ किया जाता है स्कूबा डाइवर्स के द्वारा। देखो स्कूबा डाइवर क्या करते हैं, टेक्स ऑक्सीजन सिलेंडर फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। स्कूबा डाइवर्स क्या करते थे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिलेंडर को लेकर के जाते हैं। अब आपको पता है ऑन गोइंग डाउन टू अर्थ सरफेस, जैसे आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाओगे ना तो जो आपका प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है, तो हैंस दीज गैसेज डिजॉल्व इन आवर ब्लड। तो हमारी बॉडी में ये जो गैसेज होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में हमारी बॉडी में डिजॉल्व होने लग जाएंगी। बट लेकिन जैसे आप लोग ऊपर आओगे, व्हेन दे कम अप टू सरफेस, जैसे वो ऊपर आएंगे द प्रेशर डिक्रीजेज, जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। हैंस दीज गैसेज रैपिडली मूव फ्रॉम आवर बॉडी। भाई एक बात बताओ, प्रेशर इंक्रीज होगा, जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे गए तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपकी बॉडी में डिजॉल्व होने लग गई। अब जब आप ऊपर आओगे अर्थ की सरफेस से तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा ना, और प्रेशर डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, आप लोगों को ये जो गैसेज आपकी बॉडी में थी, आपके ब्लड में डिजॉल्व हुई थी, अभी धीरे धीरे निकलने लग जाएंगी। तो आपको इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन फील होता है, उसको एक बेंड की कंडीशन बोलते हैं हम लोग, और आजकल फिर उसके लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है।
अब हम बात करें एट हाई एल्टीट्यूड्स द प्रेशर डिक्रीजेज, जो आप अब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो जो प्रेशर हो जाता है वो डिक्रीज कर जाता है। हैंस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी डिक्रीज कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि भाई प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉडी में जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जा रही है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस मेक्स अस वीक और अनएबल टू थिंक क्लियरली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया का मतलब होता है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग सोच नहीं पाओगे। एनॉक्सिया का मतलब होता है कि एनॉक्सिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये आपके पास में एक आपने क्या ले लिया इस तरीके से बीकर, ये आपकी सरफेस है। अभी लिक्विड क्या करेगा, वेपराइज होगा। तो जब वेपराइज होकर के इस वॉल पे टकराने के बाद वापस इस वॉल पे आएगा, भाई वेपर बने वापस इस वॉल पे टकराए, बाहर तो जा नहीं सकते ना, तो वापस फिर इस सरफेस पे आएंगे। तो जब ये वेपर क्या करेंगे, इस सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट करेंगे ना आते टाइम, तो उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर इन वेपर्स के द्वारा, ये जो वेपर्स हैं आप लोगों के, है ना, दीज वेपर्स, तो ये वेपर क्या करते हैं, जब एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज योर वेपर प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब हमें ये क्या समझना है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलाटाइल लिक्विड, यानी कि हमें क्या करने हैं, दो वॉलाटाइल लिक्विड लेने हैं। वॉलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, देखो वॉलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है कि जो इजीली वेपर बना देता है, जैसे वाटर। और नॉन वॉलाटाइल क्या होता है, सॉल्ट, शुगर, ये इजीली वेपर नहीं बनाते ना आप लोगों के। अच्छा, इस चैप्टर में याद रखना, जब भी मैं ए का इस्तेमाल करूंगा वो सॉल्वेंट के लिए और बी का इस्तेमाल आपका सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो हमारे दोनों वॉलेटाइल होंगे। तो जैसे आपने एक वॉलेटाइल लिक्विड ये ले लिया, एक वॉलेटाइल लिक्विड ए ले लिया, बी ए ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास में, इसमें मैंने सिर्फ ए लिक्विड भरा पड़ा है और इसमें सिर्फ बी लिक्विड भरा पड़ा है। तो यहाँ पे देखो ए के वेपर बनेंगे, तो जो भी वेपर प्रेशर लगाया जाएगा वो सिर्फ ए की वजह से लगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं पी नॉट ऑफ ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से वेपर प्रेशर लगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब इन दोनों, भाई ये इनमें से एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा ना, तो इन दोनों को हमने मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब सॉल्यूशन में आपका ए भी होगा बी भी होगा, तो यानी कि अब जो वेपर प्रेशर लगाया जाएगा वो ए की वजह से भी और बी की वजह से भी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। समझो बात को, है ना। तो जब सिर्फ ए होता है तो उसको पी नॉट ऑफ ए बोलते हैं, जब सिर्फ बी होता है तो उसको पी नॉट ऑफ बी बोलते हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। भाई ए के जितने ज़्यादा, देखो सोचो इस सॉल्यूशन में ए के जितने ज़्यादा क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे, ए की जितनी ज़्यादा अमाउंट होंगे उसके उतने ज़्यादा वेपर भी होंगे, बी की जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उसके उतने मोल फ्रैक्शन भी होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट ऑफ ए और साथ में एक्स ए। सिमिलरली हमने क्या बोला कि पी बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, ठीक है। एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ना, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। अब पी ए और पी बी, भाई बात बताओ, ए का वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर मिला दोगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा ना, यानी कि वो जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो टोटल वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो अगर आपको पी टोटल निकालना है तो पी ए प्लस पी बी कर दो। देखो पी ए की वैल्यू क्या है आपके पास में, पी नॉट ए जीटा ए वो रख दी मैंने, और पी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इस पी बी की वैल्यू पी नॉट बी जीटा बी वो रख दी मैंने। तो जो टोटल वेपर प्रेशर आया वो कितना आ गया, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो किसके बराबर होता है हमारे पास में, 1 के बराबर होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है हमारे पास में, 1 के बराबर होता है, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के बराबर कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बीकर है हमारे पास में, ठीक है, इस बीकर में मान लो ए है और ये आपके पास में बी है। अब मान लो ए के जो मोल्स है ना, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वो 1 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है आपके पास में 2 है। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन ए का निकालो, भाई ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ऊपर ए के मोल्स, तो ए के मोल्स कितने 1 और टोटल मोल्स 1 + 2 कितने 3। ऐसे में आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा आप लोगों का बताओ, तो बी के कितने मोल्स हैं 2 और टोटल मोल्स कितने हैं बताओ 3। अब मेरे को एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जोड़ करके कितना आ जाएगा 1/3 + 2/3। तो इसको जोड़ करके देखो जरा, इन दोनों को जोड़ दो ना, तो 1 + 2 कितना हो गया 3/3, 3/3 कितना हो गया 1। तो वही मैं बोल रहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है आप लोगों का, 1 के बराबर। अब जैसे मान लो क्योंकि आप ये काम क्लोज कंटेनर में कर रहे हो तो मैंने क्लोज बीकर ले लिया, भाई ये काम आप लोग क्लोज कंटेनर में तो कर रहे हो क्लोज बीकर में, तो मैंने यहाँ पे क्या करा इस तरीके से एक
क्लोज बीकर ले लिया, ठीक है। इस एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पे आप लोग मोल फ्रैक्शन लेकर के चल रहे हो। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सी बात समझो कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का 1 होगा तो बी का 0 होगा। ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी तो 0 ही रहा होगा ना, 1 + 0 1 होना चाहिए। और बी ए का जब 0 रहा होगा तो बी का 1 रहा होगा। तो जब सिर्फ ए रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर बना होगा तो पी नॉट ऑफ ए, जब सिर्फ बी रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ बी। अब बस इस बात को यहाँ तक मिला दो आप लोग, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और पी नॉट ऑफ ए से पी नॉट ऑफ बी को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो वो पी टोटल दे देगा आप लोगों का। और पी टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। ये तो पी टोटल होता है आपका। अब आता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, आपने ये तो पढ़ लिया राउल्ट्स लॉ में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैसे निकलता है, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। तो जब आप पी टोटल एक्सपेरिमेंट से निकालोगे और जब आप पी टोटल कैलकुलेट से निकालोगे, मतलब एक बार आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, आप लैब में गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, और एक बार आपने सिर्फ फॉर्मुलेज में वैल्यू रख करके उसको कैलकुलेट करा, तो अब जब आप दोनों तरीके से निकालोगे ना, तो अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है ना। और अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो फिर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी आपके पास में जब आपने ए लिया होगा, मान लो आपके पास में ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्वेंट सॉल्यूट है, और ए और बी मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है। तो जब आप ए बी के बॉन्ड को तोड़ोगे तब जाकर के ए बी बनेगा ना। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट इज गिवन। तो जब बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं ना सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, तो वहाँ एनर्जी दी जाती है। और जब सॉल्यूशन बनता है तो उस केस में आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो मान लो आपने 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दे दी और 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो गई। मतलब जितनी एनर्जी बॉन्ड को देने में, जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है, अगर उतनी एनर्जी बॉन्ड को जोड़ने में भी लग रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आप लोग की, जितनी क्या होगा आपके पास में हीट जितनी दी जा रही है, हीट उतनी भी रिलीज हो रही है। तो इस केस में अगर आप डेल्टा एच निकालो, भाई डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। तो फाइनल हीट कितने की थी, 50 की, और इनिशियल हीट कितनी थी, 50 की। तो देखो डेल्टा एच कितना आ गया आपका, 0। तो इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाती है। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होने का मतलब जितनी हीट दी जाएगी उतनी हीट क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे आपका डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होने का मतलब क्या है कि जो आपके सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का जो वॉल्यूम होगा और जो आपके सॉल्यूशन के बीच का वॉल्यूम होगा वो 0 आएगा। मतलब जैसे अगर मान लो इनका इनिशियल वॉल्यूम लेट से कोई वैल्यू होगी इनकी, लेट से इनका इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास में 40 ml है, और इनका फाइनल जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया आपके पास में 40 ml। तो डेल्टा वी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ की वैल्यू 40 और वी आई की वैल्यू कितनी 40, तो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया आपका, 0 के। तो मतलब जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट दूरी पे रखे हैं, अगर उतनी दूरी पे सॉल्यूशन भी रखा हुआ है आपका, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब इस केस में पी टोटल एक्सपेरिमेंट पी टोटल कैलकुलेट के बराबर नहीं आएगा। तो दो कंडीशन होती हैं, या तो आपका पी टोटल एक्सपेरिमेंट पी टोटल कैलकुलेट से बड़े आएगा, भाई बात होता है अगर 2 3 के बराबर नहीं है तो या तो 2 3 से छोटा होगा या तो 2 3 से बड़ा होगा, है ना। तो ये दो ही कंडीशन तो होंगी। तो अगर पी टोटल एक्सपेरिमेंट पी टोटल कैलकुलेट के बराबर नहीं है तो या तो उससे ग्रेटर या तो उससे क्या हो जाएगा, लेस। अगर ग्रेटर आ गया पी टोटल एक्सपेरिमेंट तो हम बोलेंगे कि वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। और अगर पी टोटल एक्सपेरिमेंट पी टोटल कैलकुलेट से क्या आ गया, लेस आ गया, तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी दी जाएगी उतनी एनर्जी रिलीज थोड़ी ना हो रही होगी। मान लो 50 की एनर्जी दी जा रही है और रिलीज आपकी सिर्फ 20 की हो रही है, तो 30 हो गया, तो 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। और सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा आपका, 0 नहीं होगा। अब डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। ऐसे डेल्टा वी मिक्सिंग अगर 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से बड़ा या तो 0 से क्या होगा, छोटा। तो बस ये आपको बातें ध्यान देनी है यहाँ पे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी इसका मतलब दो तरीके का होता है, एक तो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं और एक जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। अगर आपका पी टोटल एक्सपेरिमेंट पी टोटल कैलकुलेट से ग्रेटर आ जाए, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर और डेल्टा वी मिक्सिंग की भी वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो वो सारे पॉजिटिव डिविएशन है। और अगर इन सब की वैल्यू छोटी हो जाए तो फिर वो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। मतलब पी टोटल एक्सपेरिमेंट, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, इन सब की वैल्यू इससे छोटी इससे छोटी इससे छोटी आ रही है तो वो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। अब आपको इसका ग्राफ भी सीखना होता है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डिविएशन के लिए, ये है नेगेटिव डिविएशन के लिए। सबसे पहले आप राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बना दो। देखो राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ए का 1 है तो बी का 0, यहाँ ए का 0 तो बी का 1। अब आपको क्या करना होता है, अगर सिर्फ ए है तो उसका वेपर प्रेशर होगा ना पी नॉट ए, अगर सिर्फ बी है तो उसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ऑफ बी। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो अगर हम जोड़ते थे तो इस एक्से को हम लोग क्या करते थे बताओ, इस एक्से को हम लोग यहाँ तक जोड़ देते थे, इसको यहाँ तक और इसको ऐसे जोड़ देते, तो राउल्ट्स लॉ आपका। अब क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज आ रही मतलब ग्रेटर वैल्यूज आ रही ना, तो जो भी आपने लाइन बनाई है उसके ऊपर बस आपको डॉटेड लाइन बना देनी है। जैसे ये लाइन बनाई थी इसके ऊपर डॉटेड लाइन, ये लाइन बनाई थी इसके ऊपर डॉटेड लाइन। और नेगेटिव में क्या होगा, सिमिलरली आप लोग का जो भी राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है उसके नीचे आपको वैल्यूज बनानी होंगी, है ना, नीचे वाली बस वैल्यू। जो ये वाला ग्राफ आएगा इसके भी नीचे वैल्यू आएगी, है ना, वेरी सॉरी यहाँ नीचे आनी चाहिए थी आपकी वैल्यू। ये वाला जो ग्राफ आएगा मतलब नीचे वैल्यूज आ जाएंगी
है आपके पास में, समझ लो बात को, ठीक है। अब आती है हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। कैसे आएगी? जैसे आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने ए ले रखा है, अगर सिर्फ ए है तो ए के वेपर प्रेशर बन रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने इसको पी नॉट ऑफ ए लिख दिया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी कि आपका एक वॉलेटाइल लिक्विड है, लेट से आपके पास में एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है ना, ए मान लो, मैंने ए को सॉल्वेंट ही बोला है, बी क्या है आपके पास में? नॉन वॉलेटाइल कोई आपका सॉल्यूट है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ए और बी को जब मिलाया तो यहाँ ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, मतलब इस सॉल्यूशन में भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं जो बी मिला रहा हूँ ना वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है आपके पास में। तो आप एक इस चीज़ देखो कि यहाँ पे सिर्फ जो वेपर बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से ही बनेंगे, क्योंकि बी तो वेपर बना ही नहीं सकता ना। तो और क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्या होगा, जो ए का वेपर प्रेशर होगा ना, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ए का होगा वो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, क्योंकि बी तो वेपर प्रेशर बना नहीं पा रहा, जो भी वेपर प्रेशर बना रहा है वो ए तो बना रहा है यहाँ पे, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ए के बराबर होगा, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी एस होगा, ठीक है। तो हमने बोला कि आपका वॉलेटाइल लिक्विड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाया जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है? अब एक चीज़ याद रखना चाहिए, पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि जब सिर्फ ए था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, जब पी ए हुआ तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये बी क्या कर रहा है, जब नीचे देखो, देखो इसके नीचे भी तो ए भी होंगे ना, तो ये बी क्या है, खुद तो वेपर बना नहीं रहा और इस ए को भी नहीं बनाने दे रहा, तो होता क्या है कि यहाँ पे वेपर कम बन जाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो पी ए की वैल्यू पी नॉट ऑफ ए से छोटी होती है, तो यहाँ पे लेस वेपर बनते हैं, तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के लेस वेपर बनेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बी। पी नॉट ऑफ ए क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स बी तो आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाता है? सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन मैंने आपको निकालना सीखा है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। नेक्स्ट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। जैसे मान लो आपके पास में कोई लिक्विड है और कोई सॉलिड है और मिलकर के सॉल्यूशन बना रहा है, लेट से आपके पास में वाटर है जो कि वॉलेटाइल होता है, इजीली वेपर बनाता है, वो आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्ट है जो कि सॉल्यूशन है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। अब मान लो आपका जो लिक्विड है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आप लोग का बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही मैंने सॉल्ट मिलाया तो मैंने देखा ये 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो यानी कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्योंकि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा ना उसको आप टी नॉट ऑफ बी से दिखाओगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको टीबी से दिखाएंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बाय एक्सपेरिमेंट एक बात पता चली है। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सॉल्यूशन का। तो डेल्टा टीबी जब आप निकालोगे ना, डेल्टा टीबी क्या है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई यहाँ 100 था, यहाँ 110 हो गया, तो कितना चेंज आया? तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो, टीबी में से टी नॉट बी को, और डेल्टा टीबी क्या हो जाता है आप लोगों का? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला गया कि डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं केबी। ये जो केबी होता है ना इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम भी होता है बड़ा खतरनाक से है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। एम मोलालिटी डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मोलालिटी तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? मोल्स पर केजी होता है ना मोलालिटी की यूनिट, तो मोलालिटी की जो यूनिट है वो मोल्स पर केजी होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझ लो कि यूनिट फॉर केबी कैसे निकलेगी। देखो आपको केबी निकालना है ना, तो केबी निकालने के लिए क्या करो, इस एम को इधर डिवाइड में लेके आ जाओ, तो केबी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? कैल्विन। मोलालिटी की यूनिट मोल्स पर केजी, तो केजी ऊपर जाएगा, तो देखो केबी की यूनिट क्या बन गई? कैल्विन केजी पर मोल। तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपकी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। देखो जैसे आप किसी लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिला रहे हो और सॉल्यूशन बन रहा है। लिक्विड मान लो आपने वाटर ले लिया जो कि वॉलेटाइल है और आपका सॉल्वेंट है। सॉलिड मान लो आपने सॉल्ट ले लिया जो कि सॉल्यूट और वो नॉन वॉलेटाइल है ना। तो मैंने क्या देखा कि जैसे मान लो आपका वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे ही मैंने उसमें सॉल्ट मिलाई तो अब मैंने देखा कि उसका जो सॉल्यूशन है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है? -3 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी कि मैं ये चीज़ दे सकता हूँ आप लोगों का कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेस हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। टी एफ क्या है? अब देखो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को टी एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और हमारे पास में सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग टी नॉट एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो टी नॉट ऑफ एफ बड़ा है और टी एफ जो है आप लोग का वो छोटा है,
तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी एफ जो निकालना है वो निकलेगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ऐसी चेंज निकालते हैं ना बड़े में से छोटे को। तो बाय एक्सपेरिमेंट आपको ये पता चला डेल्टा टी एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी के। डेल्टा टी एफ क्या है यहाँ पे, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने देखा डेल्टा टी एफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलारिटी के, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आएगा के एफ, जैसे वहाँ पे के भी आया यहाँ पे के एफ आएगा इनटू एम। के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट फॉर के एफ सेम निकल जाएगी आपकी केल्विन केजी पर मोल, सेम ही यूनिट निकलेगी इसके लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई फ़नल ली और ये इन्वर्टेड फ़नल है आप लोगों की, है ना, कोई उल्टी फ़नल आप लोगों ने ऐसे डाल दी, और इसमें मैंने देखा कि जो आपका इसमें मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन बन रखा है ना, ये लोअर कंसंट्रेशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्योर वाटर भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भर दिया आप लोगों ने, है ना, क्या भर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भर दिया। तो वो सॉल्यूशन मान लो आपका वाटर और सॉल्ट का हो सकता है ना। तो अब देखो क्योंकि जो प्योर वाला होगा उसमें तो वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वाटर क्या करेगा हायर कंसंट्रेशन से, क्योंकि पानी में जो ये प्योर आप लोग जब सॉल्वेंट लोगे ना, जो लिक्विड है उधर तो वाटर की मात्रा ज़्यादा है ना, सॉल्यूशन में वाटर कम होगा, तो वो हायर कंसंट्रेशन से इस फनल के अंदर जाने लग जाएगा। तो यानी कि जो आपका, अच्छा ये जो यहाँ पे ये चीज़ लगाई जाती है ना, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है, जैसे छन्नी देखी होगी आपने जिसे चाय छानते हैं, तो वैसे यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल थिन लेयर होती है ये। तो इसके थ्रू वाटर आपका क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जाने लग जाएगा। वाटर यहाँ हायर कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन आपका यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, कि जब आपका जो क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। होता क्या है कि जैसे मान लो आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है, अब मैंने सॉल्यूशन साइड से इतना प्रेशर जनरेट कर दिया, इतना प्रेशर जनरेट कर दिया कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं जा पा रहा है। ये क्या है आप लोगों की, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जा पाए तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर होती है आइडियल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, पर केल्विन। अच्छा यहाँ पे जो एक बात याद रखना, ये जो सी होता है कंसंट्रेशन होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम से भी निकल जाता है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को वी से, तो सी की जगह पे मैं एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी भी लिख सकता हूँ। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अब मान लो आपने सॉल्यूशन साइड से और इतना प्रेशर जनरेट कर दिया और इतना प्रेशर जनरेट कर दिया कि जो सॉल्यूशन है अब वही सॉल्वेंट में जाने लग जाए, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो देखो ऑस्मोसिस आपको समझ में आया। ऑस्मोसिस में क्या होता है हमारे पास में कि जो आपका सॉल्वेंट होता है, मतलब जो सॉल्वेंट होता है हमारे पास में, वो किस में जा रहा होता है, सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में जाए उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जा पाए। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, जब सॉल्यूशन सॉल्वेंट में चला जाए, ठीक है। अब एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, इसको एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं। देखो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो, है ना। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। आप देख लो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लो, मैं कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, लेट इट भी मैंने यहाँ पे कोई भी ले ली, चलो ये ले लेता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ रहा है। मोल फ्रैक्शन आपको पता है ना क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई मोल फ्रैक्शन जब आप निकालोगे, मान लो आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, और जब आप लोगों ने ये पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे भी कौन सी टर्म आ रही, के बी इंटू एम। मोलैरिटी के फॉर्मूले भी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप देख रहे हो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, यूजिंग एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमने क्या करा, जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्चुअल में देखा और जब एक्सपेरिमेंट करके देखा और कैलकुलेट करके देखा तो वैल्यूज़ आपको अलग अलग मिल रही थी। कैसे मिल रही हैं, वो एक वेंट ऑफ साइंटिस्ट ने ढूंढ के दिखाई आपको, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक अपना वेंट ऑफ फैक्टर। जैसे आपने KCl लिया, KCl का 1 मोल ले लो, उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करो तो आपको K पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेगा। और जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो KCl के कितने मोल है, 1 मोल। इसका डिसोसिएशन हो चुका है ना, एक एक मोल मिलकर के 2 मोल आयंस बन रहे हैं यहाँ पे, एक केटायन एक एनायन। तो डिसोसिएशन क्या होता है, ब्रेक्स इनटू केटायन एंड एनायंस में होना। जैसे आपका होता क्या है यहाँ पे कि जैसे एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। अभी देखो, इसके लिए ना वेंट ऑफ फैक्टर के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इनिशियल मोल। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, सॉल्यूशन में जाने के बाद मोल्स कितने हो गए, 2, और पहले कितने थे, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो आई की जो वैल्यू 1 से क्या आ रही है, ग्रेटर। तो जब भी आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी ना, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ होगा, डिसोसिएशन हुआ होगा। सिमिलरली मान लो आपने एसिटिक मोल्स लिए, यहाँ पे कितने, एसिटिक एसिड के 2 मोल्स लिए, 2CH3COOH, और आपने इसको जैसे ही वाटर के अंदर डाला तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया CH3COOH, और ऐसे ये जुड़ गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, हाइड्रोजन या फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपने एसिटिक एसिड लिया था, इसके 2 मोल लिए, वो जुड़ करके 1 मोल बन गए, इसको बोलते हैं डाइमर बनना। इसके लिए आई कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इनिशियल मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1, ये तो 1 मोल बन चुका है ना, और पहले कितने थे, 2। तो 1/2 कितना हो गया, 0.5, यानी कि आई की वैल्यू 1 से छोटी है। तो जब भी आई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका एसोसिएशन हो रहा होगा। जब टूटता है तो डिसोसिएशन, जब जुड़ता है तो एसोसिएशन। आई निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है आप लोगों का, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल की बात हो रही है। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सेम ही आए, मुझे बार बार फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना आए। तो बस आप क्या करो, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो और उसमें आई का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये वाली देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस P0 वाली। तो इसमें बस आई का मल्टीप्लाई है ना। इसमें देखो कौन सी वाली है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी मैंने आई का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर साइड लेफ्ट साइड है ना। इधर भी मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, आई का मल्टीप्लाई कर दिया। और सिमिलरली पाई वाले में भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया, आई का। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ये था आपका डिटेल्ड 1 शॉट। पूरे डिटेल को हम लोगों ने मतलब 42 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। 41 मिनट्स के अंदर, सॉरी 41 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, एकदम डिटेल में एक एक चीज़ मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको ये वीडियो से ये सॉल्यूशन चैप्टर समझने में मदद मिलेगी। और इसको ना बस रिवाइज कर लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना भाई साहब, वो बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो।